नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं रायना। एम्फी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर इंडेक्स फंड ने पिछले 3 साल में औसत 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, पर इनमें से बहुत सी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम ही रिटर्न दे पाई हैं। ऐसे में क्या हो इंडेक्स फंड में निवेश की सही स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव का कैसा मिक्स रखें, यही आज हम समझने की करेंगे कोशिश अपने इस खास कार्यक्रम में। दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, परिचय करा देते हैं। अंकुश पहुजा, बिजनेस हेड कंप्लीट सर्कल कैपिटल, और अरिहंत बारडिया, CIO वेल्थ ट्रस्ट हमारे साथ हैं। अंकुश और अरिहंत दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। इंडेक्स फंड पर काफी ज्यादा चर्चा होती रही है, और इसलिए भी क्योंकि लोग काफी बढ़ चढ़कर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले अंकुश समझना चाहेंगे, अभी फिलहाल मौजूदा बाजार के इस माहौल में इंडेक्स फंड क्यों अच्छा कर रहे हैं? या स्वाति, नमस्कार। बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज की जो करंट लेवल की जो बाजार चल रही है, इसमें इंडेक्स फंड डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बिकॉज जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होती है, या फिर अगर हम बात करें आज से कुछ 3-4 महीने पहले की, जब हमने एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपीरियंस करा था, तब इंडेक्स फंड आर बाउंड टू परफॉर्म बेटर देन एनी एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। henceforth इंडेक्स फंड का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहा है, और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करते हैं, और उसमें वेटेजेस के हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक लार्ज वेटेज का है और वो आउट परफॉर्म करता है, तो इंडेक्स फंड्स आर बाउंड टू आउट परफॉर्म द एंटायर मार्केट। लेकिन ये चीज रिवर्स हो जाती है जब हम एक स्लम्प की बात करें, जब हम साइडवेज मार्केट की बात करें, कि जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो उसमें इंडेक्स फंड की जो परफॉर्मेंस है वो सब ड्यूट हो जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहां पे एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चॉइस लेना बनता है। एब्सोल्युटली। और अरिहंत, आपकी नजर में इंडेक्स फंड फिलहाल क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी के पोर्टफोलियो में आजकल के मार्केट सिनारियो को देखते हुए? नमस्कार। आज के मार्केट को देखते हुए आप देखेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं, हार्डली कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स नहीं है जो मार्केट को अभी बीट कर पा रहा है। जब मैं मार्केट बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को। तो इसलिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, और उन्हें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा फंड बेटर है। आप बस इन्वेस्ट करना है आपको, तो इंडेक्स फंड लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट पिछले कुछ 3 सालों का अगर हम डेटा देखते हैं तो औसतन 25% से ऊपर का ही रिटर्न हमने इंडेक्स फंड्स में देखा है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में ना देते हुए कुछ इंडेक्स फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है पिछले 3 साल की। ये देखने में और बताने के लिए काफी है कि इंडेक्स फंड्स पोर्टफोलियो का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं। पर अंकुश, आपसे ये जानना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यूजुअली जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उसमें लोगों को कहा जाता है, इनफैक्ट नए इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि ज्यादा कुछ अगर तामझाम नहीं चाहिए तो एक अच्छा सा इंडेक्स फंड ले लो। क्या ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और कुछ ऐसे डाउन साइड्स या कुछ रिस्क भी है जो कि इंडेक्स फंड से जुड़े हुए हैं? स्वाति, मैं इंडेक्स फंड को रिलेट करना चाहूंगा एज अ बिगिनर्स इन्वेस्टमेंट टूल। मैं कहूंगा कि एक इंडेक्स फंड अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को जो कि नया है बाजार में और वो एंट्री लेवल इन्वेस्टिंग करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसको एक नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि एक इंडेक्स फंड है, जिसमें उसको चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी, और वो ब्लाइंडली उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क एपेटाइट एंड द गोल ही कैन इन्वेस्ट। यस, अगर मैं एडिशनल बात करूं, इंडेक्स फंड में क्या एडिशनल बेनिफिट्स एक्सटेंड हो सकते हैं इन्वेस्टर्स को, वो ये रहेंगे कि एक इंडेक्स फंड की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम इसको एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ तुलना करना चाहें, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी पूरी इंटेलिजेंस और वेयरविथॉल अप्लाई करता है और एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करता है और उसको मैनेज करता है, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है।
वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस इंडेक्स में इक्विवेटेड और मे बी द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडेक्स के हिसाब से वो पैसा लगा देते हैं और उसकी ऑटो क्लीन अप एक्सचेंज की तरफ से होती है। सो क्योंकि उसमें एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं होती, एक्सपेंस कम होता है, ये बेनिफिट एक इन्वेस्टर को एक्सटेंड हो सकता है, जो कि रिटर्न्स को एनहांस करने में एक लार्ज कंट्रीब्यूशन है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब हम एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा आपस में समझते हैं अरिहंत, अभी मौजूदा टाइम में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल। पर अगर हम इंडेक्स फंड को भी देखें तो यहां पर भी काफी ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल मार्केट में कितने टाइप के इंडेक्स फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं? तो इंडेक्स फंड्स जो हैं तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड जो सिर्फ लार्ज कैप को ट्रैक करता है, फिर मिड कैप के इंडेक्स फंड जो से बीएसई मिड कैप, या स्मॉल कैप के फंड जो सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करें। तो ये तीन कैटेगरी बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टोरल इंडेक्स। नाउ सेक्टोरल इंडेक्स जैसे अगर आपको सिर्फ बैंक निफ्टी ही फॉलो करना है, उसका रिस्क रिटर्न चाहिए, तो आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। और द थर्ड कैटेगरी जो अभी डेवलप हो रही है वो है फैक्टर इंडेक्स फंड्स। नाउ काफी फैक्टर्स हैं मार्केट में, जैसे लो वॉलेटिलिटी या फिर वैल्यू या फिर मोमेंटम। नाउ दीज इंडेक्स फंड्स, ये जैसे अगर आप वैल्यू वाला इंडेक्स फंड उठाएंगे तो इट ट्रैक्स द वैल्यू इंडेक्स। जो कंपनी जो सबसे कम वैल्यू में है ट्रेड हो रही हैं, वो कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनता है। तो आज की तारीख में इंडिया में काफी तरीके के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो काफी तरह के इंडेक्स फंड है, उसमें हम कुछ पे चर्चा भी करेंगे, पर क्योंकि हम प्योर इंडेक्स फंड की जब बात कर रहे हैं अंकुश, ऐसे में आपने फायदे तो बताए कि इंडेक्स फंड को किसी को पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करना चाहिए, पर एक आम धारणा जो एक इन्वेस्टर की है वो ये है कि एक एक्टिव फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड में उतना रिटर्न जनरेट नहीं होता है जितना हम बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं। इनफैक्ट कई जो ऐसे इंडेक्स फंड हैं वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। तो उस पर क्या कहना है आपका कि ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड एक इंडेक्स फंड का हो सकता है, या फिर ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं होना चाहिए किसी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए? स्वाति, मैं ये कहना चाहूंगा कि रादर देन एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की तरफ ओवरवेट जाके, लेट्स से एक्टिव और पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ एक तरफ झुकाव करके पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक ऑप्टिमम बैलेंस ढूंढने की और ऑप्टिमम बैलेंस रखने की बहुत बहुत आवश्यकता रहती है यहाँ पे। सो मैं ये कहूंगा, ये बात कहनी बिल्कुल सही है कि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज नॉट बीन एबल टू बीट पैसिव मैनेजमेंट फॉर सम टाइम नाउ, क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस में बहुत वेरिएंस देखने को मिला है, जो कि हालांकि इस सिचुएशन में भी हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को या एक्टिव मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को नहीं लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। एक ऑप्टिमम बैलेंस ढूंढने की जरूरत है, एक ऑप्टिमम एलोकेशन करने की जरूरत है, ताकि हमें जिस तरीके की मार्केट ट्रेंड कर रही है, लेट्स से अपसाइड मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट है, उस टाइम पे हमारे जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमें एडिशनल रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं या अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। वेयर जब मार्केट में सिचुएशन टर्न होती है, जब स्लम्प आता है या जब साइडवेज मार्केट होती है, तो एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को एक्टिव पैसिव मैनेजमेंट से एक्टिव में मूव कर देना चाहिए। उतनी एजिलिटी एक इन्वेस्टर में होनी चाहिए ताकि वो मौके का फायदा उठा सके और रिटर्न्स को एनहांस कर सके। इसके लिए आपका एडवाइजर भी आपके लिए आपको काफी मदद कर सकता है ताकि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिटर्न्स एनहांस हो सके। एब्सोल्युटली। और अरिहंत, जब हम डाइवर्सिफिकेशन विद इन इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे स्पेशली इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में जानना चाहती हूं। एक नॉर्मल इंडेक्स फंड
को तो हर कोई जानता और समझता है, पर इक्वल वेट इंडेक्स क्या होता है और कैसे काम करता है? यस, तो अगर आप देखेंगे नॉर्मल इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 ले लीजिए, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को चूज किया जाता है। और फ्री फ्लोट वो होता है कि जैसे अगर आप प्रमोटर का स्टेक हटा दें और जो एक्चुअल पब्लिक का स्टेक है उस उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से वो इंडेक्स बिल्ड किया जाता है। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज में जैसे अगर आप रिलायंस ले लेंगे तो 10% के ऊपर होगा वेटेज, लेकिन आपसे दूसरा कंपनी ले लीजिए, जैसे बीपीसीएल ले लीजिए, वो 1% का वेटेज रहेगा निफ्टी 50 में। तो बट एन इक्वल वेट इंडेक्स में ये दोनों कंपनी का वेटेज इक्वल रहेगा। तो जब 50 कंपनियां हैं तो सब कंपनियों का वेटेज 2-2% रहेगा। So in certain circumstances, equal weight index performs much better, क्योंकि अब जैसे अभी आईटी का स्लंप आया था। अब आईटी का स्लंप आया था जब आईटी एज अ सेक्टर का वेटेज ज्यादा था निफ्टी 50 में, लेकिन अगर आप इक्वल वेट इंडेक्स देखेंगे तो आईटी का वेटेज थोड़ा कम था। तो इनफैक्ट अगर पिछला रिटर्न देखें अपन तो काफी टाइम equal weighted index has outperformed the normal Nifty 50 or any other index. ओके, पर आप जैसा आप बता रहे हो अरहंत कि बिल्कुल, मैं आपसे पहले समझना ये चाहती हूँ, जैसा आप बता रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो इक्वल वेट इंडेक्स है उससे अचीव करना आसान है, क्योंकि जो कंपनीज है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट कैप, उनका जो वेटेज है वो 2% पर कैप होता है। पर इसके तो डाउन साइड्स भी हो सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, जहां पर जो लार्ज कैप है जब जो थोड़ा एक कुशन प्रोवाइड करता है किसी एक सिनारियो में, अगर हर एक स्टॉक का सेम वेटेज है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी सिचुएशन में ऐसे कैसे इंडेक्स में कैसे फायदा होगा फिर? करेक्ट स्वाति, आप जो बता रहे हैं वो सही है कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस यस फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वेटेज अगर कम है और अगर परफॉर्मेंस अच्छी कंपनी का ज्यादा रहा तो इसको एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे लार्ज और स्मॉल ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो सेम जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया में, आप उसी का इक्वल वेटेज कर रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन सबकी लार्ज ही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी आ गई हो, उसमें कंपनी सेम है, सिर्फ वेटेज अलग है। और ये इवन आउट होता रहता है कि एक कोई टाइम पे आपको नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ता है आगे, कोई टाइम में इक्वल वेटेड इंडेक्स ज्यादा आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि ज्यादातर इक्वल वेटेड इंडेक्स has outperformed the normal Nifty 50 index. ओके, तो आप कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया है इक्वल वेट इंडेक्स, इस इंडेक्स ने पिछले कुछ टाइम में। तो इंडेक्स फंड पर कर रहे हैं खास चर्चा हम, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इंडेक्स फंड में स्ट्रैटेजी क्या हो आपकी पोर्टफोलियो में। हमारे साथ अंकुश पाहुजा हैं, कंप्लीट सर्कल कंसल्ट कैपिटल के, और साथ ही वेल्थ ट्रस्ट के सीईओ अरहंत बारडिया से हम कर रहे हैं खास चर्चा। जैसा मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले अंकुश बताया कि एक पोर्टफोलियो में एक परफेक्ट मिक्स होना चाहिए, आपकी एक्टिव स्ट्रैटेजी भी हो और आपके साथ ही पैसिव स्ट्रैटेजी भी हो। तो क्या एक फॉर्मूला सेट किया जा सकता है कि कितना एक्टिव फंड, कितना पैसिव, और जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स इंडेक्स में या फिर पैसिव पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या मोर ऑफ पैसिव स्ट्रैटेजी भी रखी जा सकती है एज कंपेयर टू एक्टिव? तो बेसिकली एक मिक्स कैसा रहे? So Swati, as such there is no thumb rule जिसके ऊपर मैं आपको एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकूं कि कितना एक्टिव और कितना पैसिव रखना चाहिए। सबसे बहुत अहम जरूरत एक पोर्टफोलियो की होती है एजिलिटी, दैट आपका पोर्टफोलियो इतना अजाइल होना चाहिए कि जैसे मार्केट सिचुएशन डिमांड करे वैसे आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस ट्रिगर करे जाएं और आपके पोर्टफोलियो की एलोकेशन को प्रैक्टिकली रीवैल्यूएट करा जाए।
सो थंब रूल के हिसाब से आप टू बिगिन विद, अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप ऑलमोस्ट 50 प्लस और 60% के करीब आप इंडेक्स फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, और बैलेंस आप एक्टिव मैनेजमेंट में डालिए। लेकिन हर एक चीज में आपको ये असेस करने की बहुत अहम जरूरत है कि आप अपनी वॉलेटिलिटी, अपने गोल, अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को प्लीज ड्यू कंसिडरेशन दीजिए, ताकि आपको कहीं कोई सरप्राइज ना देखना पड़ जाए। बहरहाल अगर मैं बात करूं एक सीजन्ड इन्वेस्टर की, तो ऑलमोस्ट 20%, 15 to 20% एलोकेशन किया जा सकता है। उसमें भी हम फर्दर डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फंड्स में ले सकते हैं, जहां पे हम जो ब्रॉड 8 कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स फंड्स मेरे हिसाब से मैं डिफाइन करता हूं, तो उसमें आप अपनी एलोकेशन डाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिसिंग है, जैसे कि आर्यन सर ने बोला कि आपकी जो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी है, लाइक मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग और मे बी वैल्यू बेस्ड इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, वैल्यू तो फिर भी अवेलेबल है, बट मोमेंटम इज नॉट अवेलेबल इन एक्टिव स्ट्रेटजी। सो आप उसको एनकैश करने के लिए आप इंडेक्स फंड में एक लार्ज एलोकेशन कर सकते हैं, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो कि लो कॉस्ट होती है, आप इंडेक्स फंड्स लाइक नैस्डैक बेस्ड इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं, और इवन फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर आप डेट इंडेक्स में पैसा डालते हैं, जो कि अभी एक पीछे चलन चला था विद रेफरेंस टू टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके अरिहंत, इक्वल वेट इंडेक्स का जो यूनिवर्स है फिलहाल कितना बड़ा है ये? क्योंकि डेफिनेटली इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उनके सामने कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ये भी काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो इक्वल वेट इंडेक्स में अभी कौन कौन से ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए? अरिहंत, सवाल आपसे है। हाँ, तो काफी ऑप्शन है इक्वल वेट इंडेक्स के। आईसीआईसीआई इज वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई कैन रिकलेक्ट। आईसीआईसीआई का इक्वल वेट इंडेक्स है, और इंडेक्स फंड्स में आपको ज्यादा डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एएमसी है या कौन सा फंड मैनेजर है, क्योंकि वो आप एक सेम इंडेक्स को ही फॉलो करने वाले हैं। ओके, जो अपने जो एवेलुएट करना है वो है कि कितना एक्सपेंस रेशियो है और या ट्रैकिंग एरर कितना हो। बट बाय एंड लार्ज सारे इंडेक्स फंड्स गिव द सिमिलर रिस्क एंड सिमिलर रिटर्न प्रोफाइल। सिमिलर रिस्क और सिमिलर रिटर्न। एक जो बिल्कुल नया निवेशक है वो अपने पोर्टफोलियो में आप सजेस्ट करेंगे उन्हें ऐसे किसी टाइप के इंडेक्स फंड को शामिल करने के लिए? क्योंकि जैसा आपने बोला कि बहुत ज्यादा हेडेक का काम नहीं है, तो एक न्यू इन्वेस्टर के लिए सही बैठता है अरिहंत ऐसा किसी टाइप का फंड? बिल्कुल, आई थिंक जो इन्वेस्टर नया इन्वेस्टर है उन्हें तो सबसे पहले इंडेक्स फंड्स डेफिनेटली ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और टाइम नहीं है टू सेलेक्ट कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है या कौन सी कंपनी अच्छी है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि एक इंडेक्स फंड ले लियो। इनफैक्ट एक इंडेक्स फंड इटसेल्फ में अच्छी कंपनियां आती रहती हैं, और जो कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है वो निकलती जाती रहती है। तो आप आज इन्वेस्ट करेंगे एक कंपनी में, ये कंपनी शायद 5 साल बाद अच्छी रहे नहीं रहे आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन एक इंडेक्स फंड चलता रहेगा। हैविंग सेड दैट, इंडेक्स फंड कितने टाइम तक एक अच्छा परफॉर्मेंस एक किसी पोर्टफोलियो में दे सकता है अंकुश? ये समझना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हर एक कैटेगरी, हर एक फंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न या एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके अपने निवेशकों को दे सकती है। तो इंडेक्स फंड ऐसे कौन सी कैटेगरी में फिट होती है? यूजुअली एक निवेशक को कितने कम से कम होराइजन के लिए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे गोल्स है जिनको अटैच करना चाहिए किसी एक इंडेक्स फंड से? अंकुश, स्वाति, इंडेक्स फंड ना कह के मैं कहूंगा इक्विटी इन्वेस्टिंग की एक कैटेगराइजेशन ही है इंडेक्स फंड। वेयरएज मेरे हिसाब से ऐसा कोई टाइम पीरियड डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एज इक्विटी एज अ कैटेगरी इज अ 5+ ईयर इन्वेस्टमेंट टूल।
आप अगर आपका होल्डिंग होराइजन इक्विटी, और चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो नॉन इंडेक्स फंड हो, चाहे वो एक्टिव मैनेजमेंट हो, अगर आपका इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए होराइजन लेस देन 5 इयर्स है तो आप इक्विटी इन्वेस्टिंग मत कीजिए. दैट इज व्हाट कैन बी दी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन. नंबर सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडेक्स एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है जो कि आपकी इक्विटी इन्वेस्टिंग में आपको सपोर्ट करता है. रादर देन यू लुकिंग एट होल्डिंग पीरियड, आप अपनी एसेट एलोकेशन डिफाइन करिए. जितनी भी आपकी एसेट एलोकेशन में इक्विटी एलोकेशन बनती है उस हिसाब से आप, लेट्स से आप 100 में से 60% इक्विटी डालना चाहते हैं या आपकी प्रोफाइलिंग उस चीज को इंडिकेट करती है, तो 60% में से आप ऑलमोस्ट 20-30% यू कैन गो इन फॉर इंडेक्स फंड्स एंड बैलेंस फॉर दैट. Return is dependent on the market and the volatility. What you need to maintain is the agility of the portfolio. Index fund will always support you in terms of low expense, and it will always contribute towards returns in your portfolio. Choose an index fund which is having the lowest expense and the lowest tracking error so that you should have an optimum return for you. Whereas equity investing ke liye, if you have less than 5 years horizon, the investment opportunity is not for you. You might as well go for a savings fund or maybe a debt allocation rather than equity. अरिहंत, जब हम एक पोर्टफोलियो, एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देख रहे हैं और एक जो नया इन्वेस्टर है वो ये अभी फिलहाल समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या फिर एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक अच्छा इंडेक्स फंड को कौन से पैरामीटर्स पर रखना चाहिए? एक अच्छा इंडेक्स फंड कैसे चुना जाए? इंडेक्स फंड चूज करने के लिए, जैसे अंकुश ने कहा कि आप ये देखिए कि किसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और ट्रैकिंग एरर. जिस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ ट्रैकिंग एरर, एक नया इन्वेस्टर जो है वो नहीं समझ पाएगा कि ट्रैकिंग एरर कैसे कंप्यूट किया जाए या कैसे इवैल्यूएट किया जाए. तो अगर आप ट्रैकिंग एरर नहीं कंप्यूट कर सकते तो सबसे इजी तरीका है कि आप देखिए कि वो फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, वो कितना बड़ा साइज है वो फंड का. जो फंड बड़ा साइज का है जनरली उसका ट्रैकिंग एरर थोड़ा कम होता है. Now it's not a thumb rule, but you can select the fund which is the larger in size. ओके, तो ट्रैकिंग एरर आप कह रहे हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्सपेंस रेशो अरिहंत कितना बड़ा एक फैक्टर है? क्योंकि अगर लागत किसी फंड में कम लग रही है, उसका कॉस्ट कम है, तो वो निवेशकों के लिए एक बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है जब वो इंडेक्स फंड चूज कर रहे हैं. बिल्कुल सही. इन जनरली एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना कम होता है वो फंड बेटर है, क्योंकि उतना रिटर्न आपको एडिशनल ऐड होता जाता है. और जब लॉन्ग टर्म में जब आप कंपाउंड करें तो काफी फर्क पड़ सकता है. लेकिन हमने ये भी देखा है हमारे एनालिसिस में कि कोई फंड्स हैं अभी जो कोई नए फंड्स लॉन्च हुए हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन ट्रैकिंग एरर इतना ज्यादा है कि जो दूसरे हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स हैं वो भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इन द सेम इंडेक्स कैटेगरी. सो एक्सपेंस रेशियो, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं देख सकते, आपको एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर के साथ ही देखना पड़ेगा. और अगर आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि ट्रैकिंग एरर कैसे देखा जाए तो बेटर है कि आप जो फंड लार्जर है आप वो ले लीजिए. ओके, तो कुछ ऐसे तरीके एक अच्छा इंडेक्स फंड पहचानने के. अंकुश और अरिहंत दोनों का बहुत धन्यवाद मनी गुरु में आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए.